बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। इस वीडियो को बनाने से पहले 100 बार सोचा कि ये वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। पता नहीं ये यूट्यूब रहने देगा, इस वीडियो के बाद मेरा यूट्यूब चैनल भी बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि कुछ बातें आप लोगों से अर्ज़ कर दूं, शायद कोई सुन ले और इससे किसी का भला हो जाए। हम आज बात करते हैं कि इंडिया क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा या नहीं करेगा। इंडिया इस वक्त क्या सोच रहा है, पाकिस्तान को अभी क्या करना चाहिए और आगे मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। आपको बड़ी अजीब सी मिसाल देता हूँ। आपने बचपन में सुना होगा लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा। बस जा रही होती लारी अड्डे के ऊपर और वो कंडक्टर चीख के आवाज़ें मार रहा होता है लारी अड्डा लारी अड्डा लारी अड्डा, और आप उस पर चढ़ जाइए। अच्छा, आप उस बस पे चढ़ें या ना चढ़ें, बस ने लारी अड्डा जाना है। वो लारी अड्डा पहुँच के दम लेगी, कोई भी नई सवारी मिलेगी तो खाली उसको जाना है, क्योंकि वहाँ से भारी भर के वो वापस आएगी और पैसे कमाएगी। तो लारी अड्डा आप लोगों ने भी सुना होगा। जो हमारे पास टेररिस्ट की मूवमेंट चलती है इंडिया पाकिस्तान में, इस पूरी पट्टी के अंदर ही वो लारी अड्डा की बस जारी होती है। हम लोगों ने 2-3 जनरेशन ट्रेंड की। पहले वो रशिया से वार करते रहे अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर वो यूएस से वार करते रहे। उन्होंने सिवाय जंग करने के ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा है। वो किसी की नहीं होते, वो किराए के भाड़े के लिए अवेलेबल है। वो सिर्फ जंग करना, मरना, मारना जानते हैं। अपने बच्चों को उन्होंने उसी पे ट्रेन कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है, वीडियो दिखा दिखा के, कुछ समझा बुझा के। इसके अलावा उनको कोई गेम नहीं आता। होते ना क्रिकेटर्स होते हैं, उनको सिर्फ क्रिकेट खेलनी आती है, फुटबॉल वालों को फुटबॉल खेलनी आती है, हॉकी वालों को हॉकी खेलने आती है, पॉलिटिशियंस को एक दूसरे को गालम गलौज देना आती है। बिल्कुल इसी तरीके से वो ट्रेन हुए हैं मरने और मारने के लिए। जो बंदा मरने के लिए ट्रेंड हुआ हो, उसको दुनिया की कोई लॉजिक से आप सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको ना पैसा चाहिए, ना उसको लड़की चाहिए, ना उसको शादी करनी है, ना उसको कुछ और चाहिए। उसको बस मरना है। उसकी ज़िंदगी का मकसद ही मरना है। लोग तालिबे हो जाएंगे, बाद में अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। अब क्या हुआ, अफ़गानिस्तान से जब बड़ा हिफाजतली यूएस चला गया 20 साल बाद, उनको खूब उनके ऊपर बम्बार्टमेंट करके उन लोगों को मार के, तो ये सारे बंदे आज़ाद हो गए। अब इन तो ट्रेन थे, पहले किसी से मार रहे थे, एकदम से अचानक दुश्मन गायब हो गया। इनकी पूरी ज़िंदगी 2-3 नस्लें सिर्फ मरने मारने पे गुजर गई। अब एकदम से दुश्मन गायब हो गया। अब करें क्या, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। फिर यूएस बहुत सारा असला छोड़ के चला गया। वो असला ब्लैक मार्केट में सारे ग्रुप ने ले लिया। इसके ग्रुप ने कुछ खरीद लिया, इसके ग्रुप ने कुछ खरीद लिया, इसके ग्रुप ने कुछ खरीद लिया। ना किसी को चलाना आता है, ना कुछ। इतने बड़े टैंक का क्या करेंगे, अपाची हेलीकॉप्टर का क्या करेंगे, राइफल जो आराम से बम शम ने आपस में बांट लिए। अब ये लारी अड्डे की तरह जाने लग जाते हैं। तो कभी ये लारी अड्डे की तरह जा रहे होते हैं तो इंडिया आता है और इंडिया बोलता है कि ठीक, मुझसे कुछ पैसे ले लो, ऐसा करो, उधर जाके पड़ जाओ। तो जाके हमारे पास पटना शुरू हो जाते हैं। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, बाकी वाक़यात हुए, सब कुछ हुए। उनके पास तो पैसे हम उसको दे देते हैं। कोई एक्टर होगा, वो बीच में से कोई ना कोई बंदा उसको अफोर्ड करके भेज देता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, हम लोग आईएमएफ के खर्चे के ऊपर पड़ रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। इसका ये मतलब नहीं हम कुछ नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब वो लारी अड्डा बोल के जाने लगते हैं तो हम दूसरी तरफ मुँह करके देखने लग जाते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग का तो कोई नेटवर्क है नहीं ना, इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात तो ही नहीं है। तो जब लारी अड्डे की बस जारी होती है तो हम दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हो जाते हैं। आते चाहते कोई चाय शाय पिला देते हैं, उनको बोलते हैं चलो यार ठीक है कुछ कर लो, और बहुत मरतबा नहीं भी करते। लेकिन ये सिलसिला मुसलसल चल रहा है। तो जो लोग मासूमों को मार रहे हैं, टूरिस्ट को मार रहे हैं, वो इस साइड पे बॉर्डर की मारें या उस साइड के ऊपर मारें, वो गलत है, 100% गलत है। ना बंदा इधर मरना चाहिए ना उधर मरना चाहिए। बंदा घूमने के लिए आया है, आपको क्या राइट पहुँचता है कि आप जाके उसके सर में गोली मार दें? कौन सा राइट पहुँचता है कि आपकी पूरी की पूरी ट्रेन ही हाईजेक करके अगवा कर लें और उसमें आर्मी वालों को मार दें या सिविलियंस को मार दें? कोई तरीका नहीं है, किसी बंदे को ये हक नहीं पहुँचता कि किसी बंदे को मार दें। लेकिन इस वाक़े के बाद ये जो कुछ भी हुआ, जो भी मटर गश्त होता है, कुछ एक लारी अड्डा इधर आ गया, एक लारी अड्डा उधर आ गया, एक बस इधर आ गई उधर आ गई, ये सिलसिला चला आ रहा है और ये 20-25 साल से चला आ रहा है। पहले तो 2004 में 5 में देखिए आप, सुसाइड बम्बिंग थे। आप लोगों की तो इतनी उम्रें हैं नहीं, हम लोग भुगत चुके हैं कि लगता था कि हर तीसरे दिन पाकिस्तान में बम फट रहा है। कभी मेरियट होटल उड़ जाता है, कभी मेलोडी मार्केट की मस्जिद उड़ जाती है, और क्या कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रोल में। लेकिन उसके बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी चला है इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया में, वो तो बहुत ही बुरा है। इनका मकसद तो लोगों ने जंग देखी नहीं है, जंगें क्या हशर करती हैं, मुल्कों का क्या होता है नहीं देखी। तो भैया मुल्कों में विज़िट कर लो, इसलिए मैं रोता रहता हूँ। विज़िट करो, मुल्क से बाहर जाओ, मुल्क से बाहर जाओ। सीरिया में देखो क्या हुआ, लबनान के अंदर क्या हुआ, अभी साउथ लबनान में क्या हो रहा है, गज़ा के अंदर क्या हुआ, अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ुद क्या हुआ। इन्हें अब सरबों को देख लो, जो उनकी जंग हुई थी बोस्निया हर्ज़ेगोविना के अंदर। हमने किताब भी छापी गुफ्तगू से मौत के ताक़ुब में, वो पढ़ लीजिए, कम से कम पता तो चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। हम लोगों ने नहीं पढ़ा। एनीवे, तो अब ये बदतमीज़ी शुरू हो गई कि लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर होती है। असल जो कहानी है ये कभी नहीं रुकेगी। जब तक वो लारी अड्डे की बसें हम नहीं रोकेंगे, ये कहानी नहीं रुकेगी, ना इस साइड के ऊपर ना उस साइड के ऊपर।
पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर बहुत तवील है। 4-5 तो ये ऑफिशियल टाइप की बॉर्डर्स हो गए ना। एक तो मेन हमारी बॉर्डर हो गई, यहाँ हम राजस्थान में कनेक्ट होते हैं सिंध के साथ, इंडिया के गुजरात में कनेक्ट होते हैं सिंध के साथ, और ये पंजाब टू पंजाब कनेक्ट होते हैं। यही बॉर्डर कोई 3200 किलोमीटर की बॉर्डर है, ये 2000 मील से ऊपर की बॉर्डर बनती है। अब 2000 मील के ऊपर कोई बंदा कहाँ से निकलना है? अमेरिका से आते हैं ना लोग, कनाडा से, और वहाँ से आते हैं मेक्सिको से, उनको कोयोटीज़ कहते हैं। वो कोयोटीज़ है, कोई बंदा वहाँ बॉर्डर पर खड़ा है, उसकी जेब में पैसे रख दें। इतनी बड़ी बॉर्डर को आप संभाल भी नहीं सकते। पाकिस्तान के पास तो इतनी मॉनिटरिंग ही नहीं है। इंडिया ने बनाया अपना वो CIBMS सिस्टम बनाया हुआ है, कंप्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बावजूद भी अगर बंदे 4 चले गए इतना असला लेके, तो उनको बोले भैया आपको CIBMS कहाँ गया? आपने इसरो बनाया था, आपने अनाउंस किया था 5 साल पहले कि हम लोग स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। SBS नाम था, बड़े उसके शाखार हुए थे, बड़ी उसकी न्यूज़ रिपोर्ट आई थी। तो इस बेस सर्वेलेंस कहा गया। पाकिस्तान के पास तो इसरो नहीं ना, पाकिस्तान में तो वो स्पार्को है, उन्होंने तो अभी तक सैटेलाइट छोड़ा नहीं अपना कोई। तो आपके पास जो धड़ाधड़ आप सैटेलाइट कर रहे हैं, आप मंगल के ऊपर पहुंच गए हैं, आप चांद के ऊपर पहुंच गए हैं, इतनी सारी मूवीज़ बना ली है, तो सारे सिस्टम आपके सो रहे हैं क्या? CIBMS और SBS के बंदे पहुँच गए। बॉर्डर शेयर करता नहीं है अफगानिस्तान के साथ, तो जो भी बंदा आएगा वो इधर से गुजर के जाएगा ना। इंडिया अपने करिकुलम में पढ़ाता है वो वाखन बॉर्डर का, ड्यूरल लाइन के बाद वो भी लद्दाख वाला मसला हल हो गया। तो एक तो हमारी ये मेन बॉर्डर हो गई। उसके बाद फिर LOC है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर 760 किलोमीटर की तकरीबन ये बॉर्डर हमारे पास है। उसके बाद लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान की है, तो इसके अंदर भी तकरीबन हमारे पास 110 किलोमीटर का इलाका यह आता है। फिर सियाचिन की बॉर्डर है, 76 किलोमीटर ये बन जाता है। तो ओवरऑल ऑल टुगेदर ये 4249 किलोमीटर बनता है। इतनी बड़ी बॉर्डर को दुनिया में कोई मुल्क मॉनिटर नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कोई मॉनिटर करेगा, भूल जाइए इस बात को। ये लोग रिश्ते में लारी अड्डा की बसें और ट्रक और ये पैसेंजर इधर उधर से निकलते रहेंगे, तमाम काम चलते रहेंगे। हमने खुद देखना है कि अपने मुल्क में हमको पेनिट्रेट होने से कैसे रोकें। जैसे पाकिस्तान आर्मी वालों ने भी ख्वारिज को हलाक किया। आप अपने मुल्क की जिम्मेदारी लें। ये कोई तरीका तो नहीं कि जब भी कोई हो तो आप किसी और के ऊपर इल्ज़ाम डाल दीजिए, पूरे मुल्क को गर्म कर दीजिए, अपने बंदे भी मारें, सारे बंदे मारें, करें क्या? तो खैर ये तो बॉर्डर की सूरत हाल है। अब इंडिया क्या सोच रहा है? इंडिया पाकिस्तान को कचौके लगाना चाह रहा है। एक होता है बंदे को आप मार दें, गर्दन काट दें, ख़त्म हो जाए। एक होता है कि इसको आप छोटे बहुत सारे घाव लगा दें। अभी IMF का हमारे 9 मई को डेडलाइन है, अगला हमें ट्रेंच मिलना या नहीं मिलना उसका फैसला होना है। इंडिया अगर अभी भी कुछ भी करता है तो पाकिस्तान का सारा एयर स्पेस बंद हो जाएगा। लाहौर कराची सारी फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक जाएंगी। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। IMF बोलेगा इनकी तो स्टॉक मार्केट क्रैश करके उनको पैसे दूँ ना दूँ, तो मैं इकोनॉमिकली हमारा गला घोटना चाहता है। इंडिया की जो आर्मी है उसके नंबर्स के अंदर हमसे बहुत अच्छी है, उसका बजट भी ज़्यादा है। उसकी आर्मी में कोई 15 लाख लोग हैं, हमारे पास 6,54,000 है। उनके पास नेवी ज़्यादा तगड़ी है, उनके पास एयरफोर्स ज़्यादा तगड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो चीज़ है वो है लोकल मोबिलाइजेशन और रैपिड मोबिलाइजेशन। पाकिस्तान जितनी तेज़ी से फोर्सेस को, अपने एसेट्स को डिप्लॉय कर सकता है, इंडिया नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान इसलिए ऑफेंसिव मोड में रहता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है 2-3 दिन में जो मारना करना है, जो कुछ करना है कर दो। जब तक इंटरनेशनल प्रेशर आएगा, उनकी फोर्सेस डिप्लॉय हो जाएंगी, तो फिर मैच नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्पीड है। आपके पास बड़ा जहाज़ है, आप पार्किंग में उसको मूव नहीं कर सकते। साइकिल को आराम से कर सकते हैं। तो ये बराबर की जंग है, उसमें फ़ायदा किसी का भी नहीं है। तो इंडिया पहले सोचता था कि किसी तरह इकोनॉमिकली इनको मैं अकेला करूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी मई में जा रहे हैं वहाँ पर सऊदी अरब। इंडिया का बड़ा मूड है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया आ जाए और उनके काम में कुछ बोल के, जिस तरह वो ज़ेलेंस्की से मिले तो उन्होंने रशिया की पुतिन की बुराई शुरू कर दी। वो जिससे मिलते हैं अगले बंदे की बुराई शुरू कर देते हैं। तो इस तरह कान भर के पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दिलवा दें कि लोग टेररिज्म को पनाह देते हैं, टेररिस्ट को पनाह देते हैं और फाटफ की लिस्ट में दिलवा दें, आप कुछ कर दें। लेकिन इधर से उनको कोई अच्छी झंडी मिली नहीं, क्योंकि अमेरिका को बात बड़े अच्छी तरीके से पता है कि आज जो प्रॉब्लम्स को चाइना से हो रहे हैं, कल वो इंडिया से होंगे। पाकिस्तान दूर है, पाकिस्तान को भी 50-100 साल वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। तो अब वो जो ट्रिप था वो भी कंफर्म नहीं हो रहा। फिर अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा आग लगाती है कि उनको कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने 26 सिविलियन मारे तो बोलते हैं 52 सिविलियन यहाँ मारने। पहले बोलते हैं हम कश्मीर में आके मारेंगे। कश्मीर ज़ाहिर बात है वो आर्मी पे अटैक नहीं कर सकते, तो आर्मी इंस्टॉलेशन भी नहीं करेंगे, अदरवाइज तो फुल फ्लेज वार छिड़ जाएगी। यहाँ पे जो थिंक टैंक है, हम डेटा साइंस के लोग हैं, तो जनरली बताते हैं कि 18% चांस है किसी भी साल में, किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फुल ब्लोन जंग छिड़ने का। तो पिछले दिनों में वो 18% चांस बढ़ के 32% के ऊपर आ गया है। 32% का मतलब ये है कि लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए दोनों मुल्कों की, दोनों तरफ के लोगों की, कि इस किस्म का कुछ ना हो। तो खैर इकोनॉमिकली करना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि किसी तरह के कचौके लगाए। हमला होगा या नहीं होगा? हमला जी बिल्कुल ज़रूर होगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इतनी हीट कर दी इंडिया के अंदर कि मोदी सरकार कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। 2014 से चले आ रहे हैं, 11-12 साल से हो रहे हैं, 72-73 साल के अभी हैं। इनको 80-90 साल तक जब तक ज़िंदगी दे, इनको मुल्क का वज़ीर आज़म रहना है। तो अगर इन्होंने अटैक नहीं किया तो इलेक्शन हार जाएंगे। तो इसलिए इनकी बड़ी मजबूरी बन गई है कि यहाँ पर आके कुछ भी करें, अपने मुल्क में गाते रहेंगे हमने 4 बंदे मार दिए, हमारे वाले बंदे बोलते रहेंगे हमने जहाज़ मार गिरा दिया, अभिनंदन पकड़
पकड़ लिया, दोनों जगह तालियां बज जाएंगी। लेकिन ये दिस इज़ ऑल द गेम अबाउट कैलकुलेशंस, और ये मिस कैलकुलेशन दोनों जगह से कहीं पर भी हो सकती है। तो बहुत ही डेंजरस गेम है आग का, जिसको ये दोनों के दोनों खेल रहे हैं और खेल के रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि ये स्केल ना करे वार और ज़्यादा ना जाए, लेकिन जो हो जाएगा। तो एयर स्पेस वगैरह अगर आपकी हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर कोई तमाम बुकिंग शुकिंग है, और ये काम 5 मई से पहले पहले हो जाना है, जो कुछ होना है ये मई के पहले हफ्ते के अंदर हो जाएगा। उसके बाद अगर हो गया तो काबू में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर इसकी नौबत नहीं आएगी। तो उसका तरीका ये था कि जो बंदे पहलगाम के ऊपर अटैक कर गए, इंडिया उनको ढूंढ ले, उनको ढूंढ के सूली पर चढ़ा दें और जो कुछ करना है करें, और मसला ख़त्म होकर अंदर टेररिस्ट पकड़ लिए। दूसरा तरीका, वो बंदे हमेशा के लिए गायब हो जाएँ ताकि उनको पाकिस्तान पर अटैक करने का मौका मिले, और वो लोग दूसरे तरीके के ऊपर चलना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो एक तो ये कहानी है। अब इससे हम चीज़ें क्या सीख सकते हैं? जो भी कुछ हो रहा है, ये पहले भी हुआ, आपको पता है, उड़ी का अटैक हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, उसके बाद वो बालाकोट का पूरी की पूरी जो कहानी और एपिसोड हुई और बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया अभी से काम शुरू करना लगेगा तो उसको 10-12 साल लगेंगे इस पानी को कंट्रोल करने में। 2.7 मिलियन जो MF जो वाटर है वो पूरे दिल्ली को डुबा सकता है। 130 MF का वाटर का करेगा क्या, वो कहाँ पे होल्ड करेगा, खूब पूरा का पूरा इंडिया डूब जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा, हल्के हल्के डैम बनाता रहेगा। हम लोगों ने अपने हाउस को ऑर्डर में करना है। जब भी आप आपस में लड़ते हो ना, तो ये कुदरती अज़ाब बाहर से आते हैं। हमने केनाल पे लड़ लिया, हमने केनाल नहीं बनाने, हमने डैम्स नहीं बनाने, हमने कुछ नहीं बनाने, और ये हो रहा है। 2012 में मैंने NDU से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप किया था। उस वक्त हमने सिमुलेशन की थी कि पानी की पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत है और क्या करना है। इस बात को भी 13 साल हो गए हैं और पानी के ऊपर हमने अभी तक कुछ नहीं किया। तो पानी पर हमें करना है। कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कि उनके ऊपर काम हमें अभी से करना चाहिए। जब हम लोग थे, हम लोगों ने इंटरमीडिएट किया तो NCC की ट्रेनिंग कंपलसरी होती थी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की। अभी भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं, 91 कंट्रीज़ है दुनिया में जो आपको लाजमी या वॉलंटरी ट्रेनिंग करवाती हैं। इसराइल करवाता है, रशिया करवाता है, अमेरिका में सिलेक्टिव सर्विस है, इजिप्ट करवाता है, सिंगापुर के अंदर लाजमी है, थाईलैंड के अंदर है। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है? इंडिया में तो अभी भी NCC चल रही है, हमने बिल्कुल NCC ख़त्म कर दी है। तो भैया वो NCC शुरू करा दो, ताकि खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो तो बंदे को इतनी तौक्कल होना कि करना कहाँ है, कहाँ छुपना है, कहाँ भागना है, लोगों की मदद कैसे करनी है। सिविल डिफेंस का इदारा बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म हो चुका है, वो कर दीजिए कि अगर मसाजिद से सायरन बज जाए और कोई अटैक हो जाए तो आप लोगों ने किस तरीके से करना है। हमारे बचपन में हुआ था तो सब लोग छुप गए थे, और वो जो कहते हैं लाइटें बंद कर दी थी, और उनने क्या वो कालक डाल ली थी घरों के ऊपर, कोई चीज़ चमकती भी नज़र ना आए ताकि जहाज़ों को नज़र ना आए। ये सारी प्रैक्टिस हमने बचपन में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग्स में की थी। झंडा एक कर दीजिए कि सिवाय पाकिस्तान के झंडे के किसी किस्म का झंडा कोई शख्स मुल्क में नहीं लहरा सकता। वो JUIF का झंडा हो, वो किसी तबलीगी जमात का हो, वो किसी और रिलीजियस जमात का हो, वो PTI का हो, पाकिस्तान के झंडे के अलावा तमाम झंडों पे पाबंदी लगा दी है 4-5 साल के लिए। अगर मुल्क से आप बाहर बैठे हैं तो आप रेमिटेंस भेज सकते हैं। आपको कुछ भी करके 20 मिलियन पाकिस्तानी बाहर भेज देने काम करने के लिए। अभी ये तकरीबन 8 मिलियन से 10 मिलियन है, और ये अच्छे खासी में रेमिटेंस भेजते हैं, 30-35 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस भेजते हैं। अगर ये हमने किसी भी तरीके से 20 मिलियन 2 करोड़ पाकिस्तानी भेज दिए, 100-150 बिलियन डॉलर सिर्फ रेमिटेंस के हमारे पास आएंगे। हमें दुनिया में किसी की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बोल बोल के थक गया हूँ। जितने पाकिस्तानी बाहर भेज दें, बंदा बाहर क्या एक्सपोर्ट करता है जो उसके पास हो? हमारे पास क्या है? हमारे पास ये यंग जनरेशन मौजूद है, हमारे पास ये बच्चा मौजूद है जिसको ये गुर्बत है, जिसको बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि बाहर जाके काम कर ले, इसको काम कर दीजिए। इसके अलावा आगे का जो दौर है ना पूरे का पूरा भैया, वो आ रहा है जनरेटिव AI का। इस तरीके से काम हो रहे हैं। मसला ये है कि यूट्यूब के ऊपर बंदा सारी बात कर नहीं सकता, और जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक हम जैसे गरीबों की रसाई नहीं है, और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के बात सुने। अब जनरेटिव AI को देखिए, दुनिया भर के वायर सिमुलेशन गेम है, 3 सिमुलेशन गेम बड़े बड़े हैं। एक एजेस ऑफ कन्फ्लिक्ट है, एक मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड है, एक कमांड और मॉडर्न एप्लीकेशन सिस्टम्स है। ये तीनों डाउनलोड कर लीजिए अभी जाके, और उसके ऊपर खेलना शुरू करें। ये जो वायर सिमुलेशन होता है किस तरह होता है। अब ये तमाम वायर सिमुलेशन जनरेटिव AI के तौर पे कर रहे हैं। जनरेटिव AI की एप्लीकेशन देख लीजिए। US का सिस्टम है RCC, कैलिब्रेट AI देख लीजिए, RCC देख लीजिए, प्रोजेक्ट माविन को सर्च कर लीजिए। इसराइल का है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, कितने फ़लस्तीनी को शहीद किया, गॉस्पल के नाम से और लेवेंडर के नाम से। तो इन तमाम कोई ऑटोनोमस सिस्टम है, उसको चेक कर लीजिए। इंडिया ने बहुत ज़्यादा अब इसको जनरेटिव AI को यूज़ किया है, और हम लोग इससे बड़े पीछे हैं। ड्रोन्स जो काम कर सकते हैं वो F-16 नहीं कर सकते, उनकी मोबिलाइजेशन बहुत फास्ट होती है, और बहुत जल्दी से वो किसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने करना ये है कि भैया NCC शुरू कराएं, सिविल डिफेंस शुरू कराएं, पानी का मसला हमेशा के लिए हल कर लें। अगले 10 साल में इंडिया ने डैम बना लिया और आपके पास पानी आना ख़त्म हो गया, आपकी लाइफलाइन ख़त्म हो जाएगी। लड़ने जड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ने जड़ने से दोनों साइड के ऊपर करोड़ों लाखों लोग मर जाएंगे। वहाँ भी यूनिट चाहिए भी है, हमारे पास कुछ भी अभी अल्लाह का शुक्र है सेंसिबल लोग हैं, लेकिन इससे बचने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए
कुछ करना हो, आपको टैंक भेज के डैम बनवाने पड़ जाए, कैनाल बनवानी पड़ जाए, बनवा लीजिए। हम आपस में लड़ेंगे तो बाहर वाले का लड़ लेते ना कि सिंध का नहीं बनेगा, चोलिस्तान को पानी देगा, इधर पानी देगा, पानी बंद हो गया, अब लड़ लो आपस में, किसी के पास पानी नहीं बचेगा तो क्या करोगे? सतलज ब्यास तो ख़त्म हो गया ना वहाँ पे, तो बिल्कुल अब ज़मीन आ गई। तो क्या यही हाल बाकी दरियाओं का करना है, अपने वेस्टर्न रिवर्स का करना है? कितना पानी आता है, कितने मिलियंस हम वाटर समंदर में हर साल फेंक देते हैं, उसको तो कम से कम स्टोर कर लेना। उसके लिए तो डैम में जो कुछ बनाना है, हुआ डैम जैसे 2-4 डैम पाकिस्तान में, मंगला तरबेला जैसे, और बना लीजिए, और अगले 10-12 साल में लगेंगे। बाकी काम करें ज़रूर कर लीजिए। एनसीसी, सिविल डिफेंस, झंडा सिर्फ एक पाकिस्तान का और कोई भी नहीं, बाकी सब लोगों के लिए झंडा एक ही रखिए। वाटर का मसला हमेशा के लिए सॉल्व कर लीजिए। ग़िज़ा का, वाटर का, फूड का, दुनिया इस तरफ जा रही है बहुत तेज़ी से। बहुत सारी किताबें मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप बोलेंगे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट है। वो शमसुल मुल्क साहब थे हमारे GIK के, वो चेयरमैन थे, उन्होंने बड़ा काम किया है। वो जो भी वाटर अथॉरिटी थी उसके चेयरमैन थे, उनसे पूछ लीजिए। और आपको एक्सपर्ट्स बता दूंगा, किताबें बता दूंगा, रिपोर्ट्स में बता दूंगा, कोई डिटेल वीडियो बना के। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर आइए, अपनी खुद बनाने की कोशिश कीजिए, और जनरेटिव AI के ऊपर आइए। जनरेटिव AI वो काम कर रही है कि आपकी सोच होगी, बॉर्डर को कैसे कंट्रोल करना है, वार सिमुलेशन क्या होगी, कितने तरीक़ों से हो सकती है, कितने दिन की होगी, पहले वार कौन करेगा, ये सब सिमुलेट करके आप देख लीजिए। पूरी दुनिया इसके ऊपर चली गई है, इंडिया भी चला गया है, हम लोग अभी इसके आसपास नहीं फटके। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए बॉर्डर की दोनों जानिब के ऊपर लोगों की, जो मासूम सिविलियन लोग हैं, और जो ये वार की क्रेजीनेस से कि मार दो मर दो या मर जाओ, इस चक्कर से निकालें। ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है भैया। दुनिया तंग आ चुकी है कि आप आओ, आप बचाओ, वरना हम रायता फैला देंगे। भाई रायता फैलाओगे, मरो आराम से। उनको दुनिया को कोई परवाह नहीं है। दुनिया को कोई परवाह नहीं थी इसराइल ने गज़ा पे क्या किया, दुनिया को परवाह नहीं है रशिया यूक्रेन में क्या कर रहा है। सिवाय बोलने बालने के कुछ नहीं होता। वो देख के तालियां बजाएंगे, उनकी इंडस्ट्री आगे जाएगी। इंडिया एक उभरती हुई पावर है, इकोनॉमिक पावर। वो बोलेंगे अच्छा हुआ इन लोगों से जान छुड़ गई, 2-3 साल के लिए खामोश होकर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान, कोई किसी को परवाह नहीं है। यकीन जानिए, आप कहते हैं ना सऊदी अरब है और UAE है और कतर है, मुसलमान मुल्क है, ये सारी परवाह आपको भी है। अफगानिस्तान जब हुआ, अमेरिका वापस गया तो हम लोगों ने लुटिया डाली थी। बड़े बड़े लोग गए थे, कुछ चाय पी के आए, कहते कि हमने फतह कर लिया और इंडिया को ये कर दिया और वो कर दिया। वो क्या हुआ? कोई परवाह नहीं करता। आज वो लोग उन लोगों के साथ मिलकर खड़े हैं। तो जब जंग हो जाएगी, जब तक आपके 1-2 करोड़ लोग मर नहीं जाएंगे ना, कोई बंदा आप आस पास में टस से मस नहीं होगा और बोलेगा आप लोगों को बहुत शौक था ना रायता फैलाने का, तो अभी फैला दीजिए अपना रायता। तो अपने आप को अपने खुद सुधारना है, और इस किस्म की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये जो लारी अड्डे के ट्रक हैं, उनको हमें बंद करना पड़ेगा। दोनों मुल्कों को, इंडिया को बंद करना पड़ेगा कि लारी अड्डे के ट्रक उनके पास ना पहुँचे, हमें बंद करना पड़ेगा कि लारी अड्डा के ट्रक हमारे पास ना पहुँचे। आपस में कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई शेयरिंग का प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा ताकि इस नहज के ऊपर नहीं आए। अभी तो ये लोग बाज नहीं आएंगे। अभी तो इंडिया लाजमी कोई ना कोई किसी न किसी लेवल का अटैक करेगा, मल्टीपल जगहों के ऊपर अटैक करेगा। वार सिमुलेशंस कर चुके हैं, प्रेस रिलीज निकाल चुके हैं, हेडिंग्स बना चुके हैं, हमने घुस के मारा, ये क्या वो क्या, अभी तक वो सहाफ़ियों को दे चुके हैं कि आप लोगों ने ये चीज़ छापनी है। पूरा का पूरा काम हो चुका है सारे का सारा। अल्लाह बचाए, अल्लाह इसको ज़्यादा स्केल के ऊपर ना होने दे और बेहतर करे। और हम सब सिर्फ दुआ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें भी करनी है। अगर हमने ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, 2-4 चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की है, नहीं की, हम 2 साल बाद फिर सिचुएशन में होंगे, 2 साल बाद फिर सिचुएशन में होंगे। अभी कुछ भी नहीं होता, खुदा ना खासा ऐसा एक लारी अड्डे टाइप का इंडिया में और हो जाता है 1 हफ्ते बाद, तो आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे रोकेंगे? फिर आप किस तरीके से, खुदा ना खासा पाकिस्तान में हो जाता है, फिर आप कैसे रोकेंगे, किसको पकड़ेंगे? तो ये थर्ड पार्टी है जो दोनों के साथ करके कचौके लगा के अपना पैसा पूरा कर रहा है। वो तो भाड़े के अवेलेबल है ना, वो तो रेंट के ऊपर अवेलेबल है। अभी आपने इतने सारे 8-9 लाख अफगानियों को निकाल दिया, उनको अपने बिजनेस ओने पोने बेचने पड़े। वो गए, पैसा लेकर गए, जो कुछ भी गए, डिजाइनमेंट लेकर गए, वो अपना गुस्सा किसी न किसी तरीके से निकाल रहे हैं। तो ये भाड़े के जो किराए के कातिल हैं, ये अब दोनों को मरवा देंगे, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन चाहिए। 2-4 आपसे बातें अर्ज़ की, उम्मीद करता हूँ इट मेक सम सेंस। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि इस क्रेजीनेस से हम दोनों के दोनों ममालिक को बचाए, और जो भी सिविलियंस है वो उनके ऊपर रहम करें। आपको कोई बात समझ में आ रही हो, कुछ मज़ीद पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जो भी नाम लिए इनके ऊपर डिटेल से बात करने के लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।